नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज है इसका लेक्चर नंबर 7 और इसी लेक्चर नंबर 7 के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम इस किताब को और हमारे पूरे कोर्स को कंप्लीट करने की तरफ एक और कदम बढ़ा देंगे। इस चैप्टर का अंत आज हो जाएगा, फिर उसके बाद एक चैप्टर बाकी रहेगा जो है हमारा अध्याय 9 वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का। तो 2023-24 की एनसीईआरटी के अनुसार ये सिलेबस पूरा कंप्लीट माना जाएगा वैश्वीकरण के चैप्टर तक। ओके, तो आज हम इस चैप्टर का द एंड कर देते हैं। ओके, और इस द एंड आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गुरुदेव? आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों मूलवासी का, इंडिजिनियस पीपल और उनके अधिकार। पहले तो ये जानेंगे कि मूलवासी लोग होते कौन है, फिर उनके क्या अधिकार है उस पर चर्चा करेंगे। और अब आपका क्या अधिकार है? आपका अधिकार है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए और क्वालिटी वाली जो एजुकेशन है ना वो मिलनी चाहिए। और इसी क्वालिटी वाली एजुकेशन के लिए लर्न एंड शेयर आर्ट्स आपके लिए लेकर के आता है धमाकेदार कोर्सेज, जिसमें है कक्षा 12 अर्थशास्त्र का कोर्स, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का कोर्स, कक्षा 12 भूगोल का कोर्स है। और इन सभी कोर्सेज में आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप। आप जो भी पढ़ेंगे आपको डाउट आएगा, टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप बने हुए हैं, उस पर आप अपने डाउट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, पूरे चैप्टर के एक साथ हैंड रिटन नोट्स है। आपको पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की, हर वीडियो के साथ जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलेगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके होंगे और फाइनली आपको मॉडल पेपर्स भी कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। अब सर मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये कोर्स खरीदने के लिए और आपकी 24x गाइडेंस पाने के लिए, इसलिए प्लीज मुझे ये कोर्स कैसे लेना है वो बताइए। तो इन 2 नंबरों पर घंटी बजाओ और टीम को बोलो हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस पे, इतनी सी फीस जितने में आप 3-4 दिन में खाने पीने में खर्च करते हैं। और ये है अपना लर्न एंड शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसी पर कोर्स अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मूलवासी या इंडिजिनियस पीपल और उनके अधिकार। देखो मूलवासी क्या होता है या इंडिजिनियस पीपल है वो क्या होता है? मूलवासी, देखो मूल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल जिसको कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं कि साहब ये ओरिजिनल। जैसे आप लोग अगर जैसे आगे डॉक्यूमेंट्स कहीं पे लगाएंगे तो कहेंगे ओरिजिनल कॉपी लेकर के आओ, तो उसमें लिखा होता है मूल प्रति, जो ओरिजिनल है वो। तो देखो अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ये पृथ्वी है ना, ये काफी बड़े लंबे समय से चल रही है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह पर शुरुआत से रह रहे हैं, वो ओरिजिनल है उस स्थान पर रहने वाले लोग। पर समय के साथ क्या हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। और एक स्थान पर जो रह रहे हैं शुरुआत से, वो मूलवासी है, वो ओरिजिनली वहां पर रह रहे हैं। तो जो शुरुआत से हमेशा से वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको हम क्या मानते हैं? मूलवासी मानते हैं। हम उनको इंडिजिनियस पीपल मानते हैं। अब ये इंडिजिनियस पीपल अलग अलग देश में किस किस नाम से जाने जाते हैं वो जानेंगे, और इनके अधिकारों की इनके क्या अधिकार है वो चर्चा करेंगे। देखिए, अधिकार एक ऐसा शब्द है बच्चों जो हर समुदाय को, हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। अधिकार क्या होते हैं ये आप कक्षा 12 की संविधान किताब में बड़े अच्छे से विस्तार से विस्तृत में पढ़ चुके हैं कि अधिकार व्हाट इज राइट्स, राइट्स होते क्या हैं एक्चुअल में, ये आप सभी को बड़े अच्छे से विस्तार से पता है। तो अधिकार हर व्यक्ति को, हर समुदाय को, हर पर्सन को मिलने चाहिए। एक बेहतर जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, खुद की प्रगति कर सके, खुद की प्रोग्रेस कर सके, ये अधिकार सभी को मिलना चाहिए। तो ये मूलवासी जो समुदाय है, जो इंडिजिनियस पीपल्स है, इनके क्या अधिकार है, आइए आज उनको देखते हैं। राजनीतिक चर्चा में हम लोग पढ़ रहे हैं। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। अब पहले बड़े सवाल की बात यह आती है कि जब हम मूलवासियों की बात कर रहे हैं, हम इंडिजिनियस पीपल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम ये जो टॉपिक है ये पर्यावरण वाले में क्यों पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग का जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें अपन ने ये जाना था कि पर्यावरण का मुद्दा राजनीति विज्ञान में क्यों, और आज हम ये पढ़ रहे हैं कि मूलवासी का मुद्दा पर्यावरण के अध्याय में क्यों, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मूलवासी वाला टॉपिक है, मूलवासी का सवाल जो है, ये पर्यावरण को, संसाधन को और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। मतलब जो पर्यावरण है उसको, पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे रिसोर्सेज, संसाधनों को और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। किस प्रकार से जोड़ता है? पहली बात देखो, जनरली अगर हम भारत की बात करें तो ऐसे जो मूलवासी कहे जाते हैं वो ऐसे आदिवासी समुदाय की बात होती है यहाँ पे।
तो आदिवासी समुदाय वह है जो वनों में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वो पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात इस प्रकार से देखेंगे कि जो मूलवासी है, जो ओरिजिनल लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमारा जो संसाधन है, हर देश की मैं बात कर रहा हूं, हम जो देश के संसाधन है उन पर ज्यादा हमारा अधिकार है, हमें ज्यादा कंट्रोल मिलना चाहिए। तो पर्यावरण और संसाधन इस प्रकार से है, और जहां पर देश की सरकार के अधीन आज सब कुछ है, तो वहां पर राजनीति तो बड़ी आवश्यक बात हो ही जाएगी। तो मूलवासियों का जो मुद्दा है वो पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों का अधीन बना लिया। देखो, अब संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में आकर करके एक इसकी शुरुआती जो परिभाषा होनी चाहिए थी वो परिभाषा दी कि भैया मूलवासी जो है वो मूलवासी कौन है। देखो, परिभाषा का अर्थ ये हो जाता है कि उसको डिफाइन कर दिया जाता है, उसको डिफाइन कर दिया जाता है। आज हर चीज की जब हमारे पास डेफिनेशन होती है ना, तो हम थोड़ा सा क्लियर होते हैं कि हाँ साहब ये चीज है, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मूलवासी समुदाय है उसकी भी एक परिभाषा दे दी कि भाई मूलवासी है कौन, कौन होगा मूलवासी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में उसकी परिभाषा देते हुए कहा, इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया। वंशज आप लोग समझते हैं ना, जैसे भैया हम, हमारे पूरा परिवार है, हम उसके वंशज है, मैं मेरे माता पिता का वंशज हूं, मेरी जो औलादे होंगी वो मेरे वंशज है, तो वंशज है। तो ऐसे लोगों के वंशज, ऐसे लोगों की संतानें हैं जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, बहुत दिनों से मतलब लंबे समय से वो रहते हुए चले आ रहे हैं, काफी समय से वो लोग रह रहे हैं। बट फिर क्या हुआ, किसी समय पर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से यहां पर आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि कुछ लोग यहां रह रहे हैं, एक स्थान पर रह रहे हैं, फिर वो लोग, कुछ लोग बाहर से आते हैं और बाहर से आए और इनको अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने अधीन कर लिया, और अपनी जो मूल है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। तो मूलवासी ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से एक देश में रह रहे हैं, फिर उसके बाद लोग कहीं बाहर से आए हैं और उन्होंने उनको अधीन बना लिया। जैसे इसमें तस्वीर में एक दिखाया गया, आई एम ऑन इंडिजिनियस लैंड, ये हमारी जमीन है, हम इसी पर ही हैं और रहेंगे। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। अब किसी भी देश के जो मूलवासी है, जो इंडिजिनस लोग होते हैं, वो आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप, संस्थाओं मतलब यहाँ पे बात हो रही है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो आज भी जो देश की सरकार की संस्था है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके अनुरूप आचरण करने से ज्यादा वो किसके अनुरूप आचरण करते हैं, अपनी परंपरा को मानेंगे, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को मानेंगे, अपने सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है उनका ढर्रे का मतलब क्या होता है, जो पूरा उनका सिस्टम है, तो अपना सामाजिक आर्थिक जीवन को मानना, अपने हिसाब से अपने परंपराओं, अपने सांस्कृतिक रिवाज को मानना, रीति रिवाजों को मानना, उस पर अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, न कि एक प्रकार से जो देश की संस्थाएं हैं उनके अनुरूप। ये मतलब पूर्ण रूप से अपने उस सिस्टम पर बिलीफ रखते हैं और बाकी किसी पर नहीं, और उसी सिस्टम के अनुसार अपने ही रीति रिवाजों, अपनी ही संस्कृति को, अपने ही कल्चर को, अपनी ही परंपराओं को ये मानते हुए चलते हुए आते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है। अब भारत सहित, भारत को भी मिला लोगे तो विश्व के विभिन्न देशों में अगर आप देखोगे तो लगभग 30 करोड़ मूलवासी लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा? 30 करोड़। 30 करोड़ मूलवासी लोग हैं जो मतलब देशों के अलग अलग हिस्सों में स्थायी तौर से काफी लंबे समय से रह रहे हैं, फिर दूसरे लोगों ने वहां जाकर करके उन पर अटैक कर करके उनको अपने अधीन कर लिया। तो 30 करोड़ मूलवासी है। तो ये 30 करोड़ जो मूलवासी है उनका सर्वसामान्य हित, सर्वसामान्य हित का मतलब क्या है? ये जो 30 करोड़ लोग हैं, चाहे किसी भी देश में रह रहे हो, इनके हित एक जैसे हैं, एक जैसे सर्वसामान्य, मतलब सबके द्वारा माने गए, सबके लिए सामान्य ऐसे हित है, उसकी चर्चा है। विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है? तो ये विश्व राजनीति में क्यों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका क्या संदर्भ है, क्या रिलेवेंस है, वो बताई गई है। तो कहा गया है कि भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं, उनके सर्वसामान्य जो हित हैं, उनके विश्व की राजनीति में क्या संदर्भ है वो देखना है। फिलीपींस के कॉर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। तो फिलीपींस कंट्री है, तो वहां का अगर एक क्षेत्र है कॉर्डिलेरा, वहां पे 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले, चिले कहां पर है बच्चों? चील जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें,
वहां मापुरी नामक मूलवासियों की संख्या, मापुरी नामक, मापुरी क्या है, वहां के जो मूलवासी समुदाय है उसका कम्युनिटी है, उसका नाम है, 10 लाख है। तो 20 लाख फिलीपींस में हो गए, चिले में 10 लाख हो गए। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। तो बांग्लादेश का ये चटगांव वाला इलाका आप देखोगे तो यहाँ पे कितने लोग बसे हुए हैं, 6 लाख लोग बसे हुए हैं। उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। उत्तरी अमेरिकी पूरा महाद्वीप है, तो उसमें टोटल कितनी है, 3,50,000 है। पनामा नहर के पूर्व में कूना नामक मूलवासी, ये कूना जो नामक मूलवासी समुदाय है उसका यहाँ पे तस्वीर दिखाई है इन दीदी की, ये कूना नामक जो समुदाय है उसके सदस्य हैं। तो पनामा नहर के पूर्व में कूना नामक मूलवासियों की 50,000 की तादाद में है। उत्तरी सोवियत, तो सोवियत क्या था आपको पता है, तो उसमें ऐसे लोगों की आबादी लगभग 10 लाख है। तो अब आप सोचो कि बड़े बड़े मुख्य स्थानों की जो आबादी आपको मूलवासी समुदायों की बताइए, कहीं पे 20 लाख, कहीं पे 6 लाख, कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 10 लाख, इतनी आबादी इन लोगों की है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। तो दूसरे जैसे सामाजिक आंदोलन होते हैं उसी प्रकार से मूलवासी जो समुदाय है वो भी अपने संघर्ष करता है, अपना एजेंडा जो मुख्य बात होती है वो और अपने अधिकारों की आवाज समय समय पर उठाते रहते हैं कि साहब हमारे जो अधिकार है वो पूरे होने चाहिए, हमारे संघर्ष की जो आवाज है उसको सुने और सरकार हमें अधिकार देने का काम यहाँ पर करे। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। और विश्व राजनीति में जो मूलवासियों की आवाज है, इन मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है कि भैया ये पूरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और इसमें जो मूलवासी आवाज क्यों उठा रहे हैं कि पूरी विश्व बिरादरी में, पूरे जो वर्ल्ड, पूरी कम्युनिटी है उसमें क्या होना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, इक्वलिटी का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए, इक्वलिटी का, समानता का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए, ये इनका मुख्य मुद्दा है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। तो मूलवासियों के निवास वाले जो मुख्य स्थान अगर देखें तो मध्य और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, तो मध्य और दक्षिण अमेरिका वाला इलाका आ गया। अफ्रीका महाद्वीप की पूरी बात करी गई। दक्षिण पूर्व एशिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कहा, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब ये हो गया कि ये पूरा एशिया है, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व, तो साउथ ईस्ट, तो ये वाला इलाका बच्चों, ये वाला इलाका। अब याद करो कि अपन ने आसियान पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आसियान के बारे में पढ़ा था ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कहाँ की बात करिए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करिए। तो ये जो साउथ ईस्ट है इधर वाले इलाके की, तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा था, वो यहाँ के इलाकों की बात कर रहा है। और भारत, इन सारी जगह इनको क्या कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। कहाँ क्या कहा जाता है, आदिवासी या जनजाति कहा जाता है, आदिवासी या जनजाति समुदाय कहा जाएगा। आदिवासी या जनजाति समुदाय जनरली उन समुदाय के लिए भी शब्द प्रयोग करा जाता है जो जंगलों में निवास करते हैं और अपना पूरा जीवन यापन जंगलों से मिली हुई वस्तुओं पर ही निर्भरता के साथ बिताते हैं कि साहब जो यहां से मिल रहा है वही सर्वोच्च है, वही सबसे बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पोलिनेशिया, मेलेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये वैसे मेरा टॉपिक है नहीं और मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा, ये भूगोल का टॉपिक है ओशियाना। जब आप विश्व का मैप देखेंगे, जब आप विश्व मानचित्र देखते हैं और आप विश्व भूगोल को जब आप पढ़ते हैं तो 7 महाद्वीप आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन सा है, एशिया आ जाता है, यूरोप आ जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कहा है मैंने, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है, बहुत सी जगह इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो ओशियाना शब्द प्रयोग होता है। कौन सा शब्द प्रयोग होता है, ओशियाना शब्द प्रयोग होता है। तो इस पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ओशियाना शब्द अगर प्रयोग हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, कहीं पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी और ओशियाना भी। ओशियाना शब्द का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए ही करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है, कैसे करा जाता है, उस डिटेल में भी मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। तो ओशियाना क्षेत्र जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और बहुत से द्वीपीय देश, और द्वीपीय देशों का, द्वीपीय देश का मतलब क्या है, जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए बेटा,
ऐसे देशों में हजारों सालों से पोलिनेशिया, ये देखो ये पोलिनेशिया और मेलनेशिया, माइक्रोनेशिया वंश, ये पूरी ग्रुप्स है, डायनेस्टी है भाई। जैसे आज आप पूरी एक फैमिली के वंशज हो कि साहब मैं इनकी संतान हूँ, ये मेरे पिताजी उनकी संतान थे, मेरे दादाजी उनकी संतान थे, मेरे परदादाजी उनकी संतान थे। ये हमारा पूरा एक वंश चलता हुआ रहा, पूरा एक हमारा परिवार की एक श्रेणी चलती आ रही है कि हाँ साहब जैसे ये जो है ये वाला परिवार हो गया, ये वाला परिवार हो गया, तो हम वंश होते हैं किसी ना किसी के। तो इसी प्रकार से पोलिनेशिया, मेलनेशिया, माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी इन इलाकों में रह रहे हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या ओशियाना जो क्षेत्र है उनमें इन जो समुदाय है इनके मूलवासी या इंडिजिनियस पीपल रह रहे हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। देखो अब जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स है, अब उनसे इनकी क्या डिमांड है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। मतलब इन लोगों की डिमांड ये है कि साहब हम लोग मूलवासी हैं, हम लंबे समय से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं, काफी समय से हम लोग रहते हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ के मूलवासी हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ओरिजिनली हम यहाँ पर शुरुआत से हम लोग रह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को एक मूलवासी कौम ऐसी कौम जो शुरुआत से काफी लंबे समय से यहाँ पे रहती हुई आ रही है, ऐसी कौम की पहचान देकर करके अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए कि हमारी एक स्वतंत्र पहचान है, एक हमारी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। हमें किसी के साथ जोड़ा नहीं जाए कि साहब ये इसका हिस्सा है उसका हिस्सा है, नहीं, हमारी स्वतंत्र पहचान है। तो मूलवासी समुदायों का ये मानना है कि साहब हम इन देशों में ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, ओरिजिनली हम लोग रह रहे हैं, इसलिए हमें एक मूलवासी कौम के रूप में मान करके अपनी स्वतंत्र पहचान दे दी जाए कि साहब हम स्वतंत्र है, हम बिल्कुल फ्री। अपने मूलवास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। ये जमीन किसकी है? बोला हमारी है। क्यों? क्योंकि बोला हम अनंत काल से यहाँ पे रहते हुए चले आ रहे हैं। आज मैं आपको एक छोटे से उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप किसी स्थान पर रहते हैं, आपके पिताजी और भी वहीं रह रहे हैं, मतलब आज आप तो पिताजी के साथ ही हो, आपके दादाजी भी वहीं रहते थे, आपके परदादाजी भी वहीं रहते थे, परदादाजी के पिताजी भी वहीं रहते थे, परदादाजी के दादाजी भी वहीं रहते थे, और फिर परदादाजी के भी परदादाजी वहीं रहते थे। तो आप क्या कह सकते हो कि हमारा जो वंश है वो लंबे समय से इस स्थान पर रहता हुआ आ रहा भाई, तो अब आज कैसे हम ये मकान खाली करें? क्यों मकान खाली करें? लंबे समाज से हमारे मतलब परदादाजी के भी परदादाजी यहाँ पर रहते थे, तो हम तो यहाँ पर शुरुआत से बसे हुए हैं, तो हमें तो कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो वही मूलवासी समुदाय यहाँ पे कह रहा है कि अनंत काल से हम रहते चले आ रहे हैं। जिन भी देशों की बात हो रही वाला हम अनंत काल से रहते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए हमें मूलवासी कौम मान करके एक स्वतंत्र पहचान की इजाजत दी जाए। भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। देखिए भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर रहते हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, कोई न्यूजीलैंड में रह रहा हो, कोई फिलीपींस में रह रहा हो, कोई दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहा हो, कोई भारत में रह रहा हो, कोई उत्तरी अमेरिका में रह रहा हो, अफ्रीका में रह रहा हो, कहीं का भी हो। देखिए भौगोलिक रूप से, भूगोल के हिसाब से देखें, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, सब अलग अलग है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जो जीवन प्रणालियां है, मतलब जमीन को लेकर करके और विभिन्न जो जीवन प्रणालियां है उनको लेकर करके इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक एक जैसी है। मतलब आप सोचिए कि अलग अलग क्षेत्रों में, और अलग अलग क्षेत्रों का मतलब बहुत दूर दूर तक, कभी जिनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई हो, बिल्कुल दूर दूर तक बैठे हुए, पर फिर भी इन सभी मूलवासी समुदायों की जमीन को लेकर करके और जमीन पे जो विभिन्न प्रणालियां, जो इनकी जीवन प्रणालियां हैं, उनको लेकर करके एक जैसी दृष्टि है कि साहब ये जमीन हमारी है, ये जो हमारा सिस्टम है हमारा सिस्टम है, हमारी व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारा रिवाज है, वो सेफ जोन में रहना चाहिए। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भूमि की हानि का अर्थ देखो, अब जनरली मैंने जैसे आपको कहा कि भारत में क्या कहा जाता है, आदिवासी समुदाय कहा जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है। आदिवासी समुदाय या ट्राइबल कम्युनिटी वह कम्युनिटीज हैं जो जंगलों में रह रही है। अब अगर उनसे वो जंगल खाली करने के लिए कहा जाएगा तो उनके लिए वो भूमि की हानि के साथ हमसे हमारी जमीनें छीनी जा रही है। तो भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि। मतलब क्या है, अब देखो वो जो भूमि है वो लैंड है। मुझे एक बात बताइए, आर्थिक संसाधन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक प्रकार से मैं ऐसे रिसोर्सेज है मेरे लिए जहां से मैं आय प्राप्त कर रहा हूं, सीधी सी बात है, ठीक है।
संसाधन क्या है? जो मेरी आवश्यकता पूरी करते, और आर्थिक संसाधन ऐसे जो मुझे आय प्राप्त करवा रहे हैं। तो अगर आज कोई समुदाय उस पूरी जमीन पर निर्भर है, वहीं से जो भी फल फूल सब्जी उग रहा है उसी से अपना जीवन यापन कर रहा है, वहीं से जो सामान निकलता है उसको बेच करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब अगर ऐसे समुदाय के लिए वो जमीन छीन ली जाए, मतलब क्या कर लिया? एक आधार पर उनके आर्थिक संसाधन जो है वो कम कर लिए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं एक और उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी 2 कमरे के मकान में रहता हूं, पर मैंने क्या कर रखा है, एक बहुत अच्छी जगह पे मकान बना रखा है जिसमें करीबन मैंने 12 कमरे बना रखे। मैंने 12 कमरे बना रखे और हर कमरे में मैंने 2-2 जो लड़के जो कॉलेज की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए 2-2, एक कमरे में 2-2, मतलब मैं 24 बच्चों को कमरे अलॉट कर सकता हूँ। और 24 कमरे के अलॉट करने का मतलब ये है कि अगर मैं महीने के 2-2 हज़ार रुपये भी उनसे लेता हूँ तो 48,000 रुपये की मैं अर्निंग कर रहा हूँ। लगभग राउंड फिगर में मानकर आप 45-50 हज़ार मान लीजिए, 50 हज़ार की मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए वो जमीन में से ले ली जाए, वो कुछ कमरे में से छीन लिए जाए, किसी भी रूप में, कुछ भी हालात पे किसी पे भी हो सकता है, छीन लिए जाए, तो मेरे साथ वो जमीन नहीं छीनी गई। मेरे जीवन में, मेरे जीवन यापन के लिए जो पैसा मेरे पास आ रहा था वो मुझसे छीन लिया गया। तो अभी जो आदिवासी समुदाय है इनका तो पूरा का पूरा जीवन उस जंगलों पर निर्भर है। तो अगर वहां से भूमि की हानि होती है तो इनके लिए तो एक प्रकार से आर्थिक संसाधन की हानि हो गई। यह मूलवासियों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। उस राजनीतिक आजादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही ना मुहैया कराए? तो उस राजनीतिक आजादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही ना मुहैया कराए, ना उपलब्ध कराए? देखिए बच्चों, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो जरूरी है ना वो पेट का भरना जरूरी है। हमारी विचारधाराएं, हमारी सोच, हमारा मत, ये सब कुछ जो आता है ना वो पेट भरने के बाद आता है। आपको सबसे पहले जो चाहिए ना वो खाना चाहिए। इंसान को खाना खाने के बाद याद आती है कि मेरी ये जाति है। मैं सही बता रहा हूं, आज गरीब आदमी से पूछ लो, वो कभी अपनी जाति का गुणगान नहीं करता कि साहब मैं इस कास्ट का बिलोंग करता हूं। गरीब आदमी इस बात का भेद नहीं करता, ओ साहब मैं तो पुरुष हूं, पुरुष प्रधान समाज। अरे नहीं, उसको बेचारे को 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसके लिए वामपंथ दक्षिण पंथ एक जैसे हैं, उसके लिए ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो विचारधारा वो संप्रदाय, सब उसके लिए एक जैसे हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? 2 रोटी। उसके पेट में जब कुछ जाएगा ना तभी उसको सब कुछ अच्छा लगेगा। और पेट में जाने के बाद ही फिर हम क्या शुरू करते हैं कि हाँ साहब मैं तो इस कास्ट का हूं, मेरी ये विचारधारा है, ये वाली विचारधारा सही है, ये वाली गलत है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पेट की ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। अब ये पेट की पूजा होगी तो होगी कैसे? जब हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए होगा तब। खाने पीने के लिए कब आएगा? जब हम दुकानदार को पैसे देंगे तब। दुकानदार को पैसे कब देंगे? जब हम कहीं से पैसे लेकर के आएंगे तब। और पैसे हमें कौन क्यों देगा? जब हम उनके लिए काम करेंगे तब। मतलब सीधी सी बात है, जब मेरे पास कोई ना कोई आय का साधन होगा तभी तो मेरे पास पैसे आएंगे ना बच्चों। और पैसे आएंगे तभी मैं कुछ खा पी पाऊंगा, और फिर उसके बाद ही मेरे में ये सोचने समझने की क्षमता आएगी कि कौन सी विचारधारा सही है, क्या सही है, क्या गलत है, सरकार ने करा है वो सही है या गलत है। तो यहां पर राजनीतिक आजादी का क्या मतलब? अब आपको कहा जाए कि साहब मताधिकार है, आपके पास वोट का राइट होगा, आपको चुनाव लड़ने की आजादी है, पार्टी बनाने की आजादी है, सरकार के पक्ष विपक्ष करने की आजादी है, तो ऐसी राजनीतिक आजादी दे दी। पर अगर वो राजनीतिक आजादी हमें जीने के लिए साधन ही ना मुहैया कराए, ठीक है। आज अगर कोई एक बात मुझे बताइए, आज कोई ये बोले कि आपको 100 दिन भूखा रहना है, पर इन 100 दिनों में आपको चाहे जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए, सरकार के खिलाफ बोलना है सरकार के खिलाफ बोलिए, सरकार के पक्ष में बोलना है पक्ष में बोलिए, जो कुछ बोलना है वो बोलिए, आपको पूरी राजनीतिक आजादी दी जाती है। पर भाई तू 100 दिन में नहीं खाऊंगा तो 100 तो छोड़ो, 10 दिन में खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसी आजादी किस काम की जो जीवन जीना ही मुहैया नहीं करा रहे। तो जीवन के लिए सबसे जो पहले महत्वपूर्ण है ना बेटा, वो रोटी है। रोटी कपड़ा मकान जब हम पढ़ाते हैं, लिखते हैं, रकम लिखते हैं, तो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण वो है रोटी ही है बेटा। सबसे पहले जो है वो रोटी है। रोटी बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यहाँ पे गरीब परिवारों की जो बस्ती है वो दिखाई गई है।
भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। तो आज भारत में मूलवासी जो समुदाय है उनके लिए अनुसूचित जनजाति या इंग्लिश में हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे शॉर्ट में एसटी कम्युनिटी कहा जाता है, और आदिवासी शब्द का प्रयोग करा जाता है। आज भारत की जितनी कुल आबादी है उस कुल आबादी का ये कितना प्रतिशत है? 8% है। तो 8% है। आपने भी पहले ऊपर के कुछ जगह आपने देखा कि कहीं 10 लाख लोग रह रहे हैं, कहीं 30 लाख लोग रह रहे हैं, कहीं पे 3 से 4 लाख लोग रह रहे हैं। भारत में जो मूलवासी या आदिवासी समुदाय है उसके टोटल जनसंख्या का 8% भाग भारत में है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दे तो भारत को अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। अपवाद स्वरूप, अपवाद का मतलब क्या होता है? कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है बेटा, कुछ थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब है वो चीज़ थोड़ी सी हट कर करके, वो थोड़ी सी चीज़ हट कर करके होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, आज हमारी कीचड़ को लेकर करके क्या सोच होती है? कीचड़ है, गंदा होगा, गंदा कर देगा हमें, ये सोच है। ये नॉर्मल फिनोमिना है, आपकी भी यही है, मेरी भी यही होगी और किसी थर्ड पर्सन की भी यही होगी कि कीचड़ से जो है वो सब कुछ गंदा ही है। पर अगर जब हम बात कमल की करते हैं तो कमल तो बड़ा बेहतरीन है, वो भी कीचड़ से ही में ही खिल रहा है। तो ये एक अपवाद हो गया कि हाँ ये तो सब हटकर के ही बात हो गई कि हाँ हाँ बहुत गजब की बात है। आपने कभी कभार जैसे अब आप मान लो पूरी क्लास आपकी जो 12th क्लास है बहुत बदमाश है, पूरे स्कूल में उनके किस्से हैं, अरे भाई साहब ये क्लास बहुत बेकार है, ऐसा करती है वैसा करती है, सारे गलत कामों में पहले पे नाम है। पर जैसे आप जो हमारे विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि हमें सही राह पर चलना है, हमें जीवन कैसे जीना है, हमें किस प्रकार से बेहतर व्यक्ति बनकर के बेहतर काम करने हैं और देश को सर्वोच्च बनाना है, सबसे ऊपर लेकर के जाना है, विश्व गुरु बनाना है। अब आप क्या हो, उस क्लास में रहते हुए भी आप सबसे अलग हो, तो आपके स्कूल के टीचर क्या बोलेंगे? अरे बेटा आप तो अपवाद हो कक्षा के 12 के लिए, आप तो सबसे हट करके अलग हो। आप तो मतलब जो पूरी एक थ्योरी होती है ना, उस थ्योरी पे वो फिट ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। तो अब आदिवासी जो समुदाय है वो पूरा का पूरा जनरली क्या है, अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। पर अब कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो घुमंतु है। घुमंतु मतलब क्या है? घूमने वाली है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे कि कभी कभार आप लोग भी घुमंतु बन जाते हो, कभी यहाँ दोस्त के घर घूमने जा रहे हो, फिर दोस्त के घर से उस दोस्त के घर पे घूमने जा रहे हो, फिर उस दोस्त के घर से उसके, तो आप भी घुमंतु हो जाते हो। कभी यहाँ चला, मैं इधर चला, मैं उधर चला, है ना। तो ये तो एक अपना जो है मजाक का कॉन्सेप्ट है। बाकी घुमंतु समुदाय ऐसे समुदाय है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहीं अपने जीवन यापन करते हैं, फिर वहां से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसे घुमंतु आदिवासियों को छोड़ दे, ये अपवाद है। बाकी जनरली ज्यादातर जो आदिवासी समुदाय है वो खेती पर ही निर्भर है, एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जिंदगी जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना भारी लोगों से हुआ। अब सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब देखो, आप लोगों ने देखा है कि जो खेत जंगल है वो बहुत बड़े होते हैं। अब जंगलों में जहां इनको लगता है कि इतनी खेती करनी चाहिए उतनी खेती करते हैं, बाकी मस्त रहते हैं। अब आप लोगों ने एक कक्षा 10 में पढ़ा होगा कर्तन एवं दहन प्रणाली /बर्न एग्रीकल्चर। उसमें ये लोग क्या करते थे कि साहब यहाँ पे खेती करनी है तो जंगल है, जंगल को काटा, उसकी राख उसमें मिलाई, खेती बाड़ी करी, फिर लगा कि अब 1 साल 2 साल हो गए, जमीन खराब हो जाएगी, फिर उस जंगल को छोड़ जाते थे, दूसरे पे चले जाते थे। तो ये क्या हुआ, यहाँ काटा फिर ऐसा करा। तो ये क्या है? ये घुमंतु है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, फिर दूसरे स्थान से उस स्थान पे जा रहे हैं। तो ये कर्तन एवं धैर्य प्रणाली कर रहे, तो चाहे जितने में इच्छा हो रही थी उतने में कर रहे थे, इतने में करो इतने में करो, सब इन्हीं का था। बट जब औपनिवेशिक शासन हो जाता है, ब्रिटिशर्स का राज भारत पर आ जाता है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स जंगलों को काटते हैं, खेती वो भी करवाते हैं, पर वो उन्हीं चीजों का उत्पादन करवाते हैं जो उनके लिए आवश्यक होते हैं। उनकी नजरों में जंगल सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट था, कचरे के समान था उनके लिए, जो कि बड़ी बेवकूफ़ी थी उनकी। उनको ये नहीं पता कि जंगलों में तो बहुत कुछ उपयुक्त चीजें मिल सकती है। तो उन्होंने पूरे जंगलों को काटा, उन्होंने इन आदिवासियों को उन जंगलों से बाहर धकेला। ठीक है, उन जंगलों से जो संसाधनों पे वो हजारों सालों से का इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, उन संसाधनों पे रोक टोक लगा दी। तो अब ये जो रोक टोक लगा दी, उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया, तो फिर उन आदिवासी समुदायों ने क्या करा कि इस जंगल के बाहर की दुनिया का सामना करा, जंगल के बाहर की दुनिया का सामना करा और लोगों से मिलना, फिर उनसे कनेक्टिविटी बढ़ी। नहीं तो बाकी वो अपने रहते थे जंगलों में, फिर एक जंगल से दूसरे जंगल में चले गए। देखिए, और बाहर जाना मिलना, इस पे एक बात ये भी ध्यान रखिएगा,
कि अब आप लोगों का कक्षा 12 का सिलेबस पूरा खत्म होने वाला है। कक्षा 12 का सिलेबस खत्म हो रहा है, अब एग्जाम है ना, बिल्कुल सर माथे पे खड़े हैं। अब आप भी कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद हो जाइए बेटा, बिल्कुल छुप जाइए, लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा है भी या नहीं है। अब आने वाले 3 से 4 महीने बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत हम लोगों को करनी है। अभी तक कितना पढ़ा नहीं पढ़ा सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भुला दो। अब आप लोग भी बिल्कुल बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाओ। अब आप और आपका कमरा भला, आप और आपकी किताबें भली, आप और आपकी टेबल भली बेटा, बस इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य बस अब एक ही है कि भैया कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में 100/100 लेकर करके आने हैं, मतलब आने हैं। और बच्चों मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में ना कठिनाइयां मत देखो, सफलता को देखो। आप आज ये सोच रहे हो कि मेरे उसकी शादी है, मैं छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा। हाँ, दुख की बात है, मुझे बड़ा होता है, दुख की बात है, परंतु ये सोचो ना मेरे पॉलिटिकल साइंस में 100/100 आ गए, मैंने 12th में बोर्ड को टॉप कर दिया, तो मेरी अखबार में फोटो छपेगी। आज शादी में जाऊंगा तो मुझे मेरे रिश्तेदार ही देखेंगे, पर टॉप कर दिया तो पूरे स्टेट में मेरी फोटो छपेगी, सब जानेंगे, आस पड़ोस वाले मेरे को मिठाई खिलाने आएंगे, मीडिया वाले मेरे घर पे आएंगे। ये देखो, तो मेहनत करा करो बेटा, मेहनत बड़ी जरूरी है। और जैसे मैं कुछ लिखता हूँ कभी कभार, तो मैं 2 पंक्तियां कहता हूँ कि जो लोग है ना मेहनत नहीं करते ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ कठिनाइयां देखते हैं। अरे यार ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई यार, बहुत परेशानी। वो एक्चुअल में दृश्य नहीं देखते, जो फाइनल सफलता है उसको नहीं देखते। इसलिए कहता हूँ कि जो भी मेहनत नहीं करते ना, उनके लिए कह रहा हूँ, मेहनत न करने वालों समंदर की गहराई नहीं, ठीक है। जो मेहनत नहीं करते समंदर की गहराई का मतलब क्या होता है, सिर्फ वो कठिनाइयां देखते हैं कि अरे यार ये हो जाएगा, ऐसे तो कौन पढ़ेगा, इतना सिलेबस अब होता है क्या, इतने मार्क्स कट जाते हैं, ऐसा ऐसा। तो मेहनत न करने वालों समंदर की गहराई नहीं, तुम समंदर का मंजर भी देखो। मतलब सिर्फ गहराई कठिनाई मत देखो, उसका जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है ना, वो भी देखो। इन कठिनाइयों को एक बार पार करके तो फिर जीवन सफल ही सफल। तो आज सोचो 4-5 महीने हमने तैयारी कर ली अच्छे से, जब हम पूरे स्टेट में टॉप कर जाएंगे, हम पॉलिटी में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आ जाएंगे, तो कितना हमारा नाम होगा। तो दर्शक को, मंजिल को भी देखो। आप अब से अब आप लोग खुद को बंद कर लो, खुद को गुम कर दो कि बस अब पढ़ना है, मेरी टेबल भली मैं भला, और फालतू का मोटिवेशन नहीं, ये मैं 10 वीडियो देख लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। दिन का एक, सुबह उठे जब कुछ ऐसे अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जहां से आपको लगता है कि हाँ यार मोटिवेशन लगता है, देखा एक वीडियो, फिर पूरे दिन में एक काम ये भी होना चाहिए कि साहब अब मैं मोटिवेशन का वीडियो नहीं देखूं, नहीं तो फिर वो सारा दिन उसी में ही निकल जाता है। ओके, तो अब अपने आप को ये 4 से जो 5 महीने हैं वो बिल्कुल गायब होकर के अब आपको रहना है। तो ये जो जनजातीय समुदाय है, फिर औपनिवेशिक शासन के बाद इनको कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से सामना होता है। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। देखिए, हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से हम देखें तो संवैधानिक सुरक्षा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। जैसे कि हम लोग क्लास 11th की जब पॉलिटी संविधान वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो हमने देखा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो समुदाय हैं उनके लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। और अभी महिलाओं के लिए भी, सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी अभी जस्ट हाल ही में आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा में करी गई है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर तो संवैधानिक सुरक्षा दी गई है इन समुदायों को, पर अभी जो देश का विकास हुआ है उसका ज्यादा लाभ इन समुदायों को नहीं मिल पाया। आजादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। देखिए बच्चों, अब क्या है, आजादी के बाद बड़ी बड़ी विकास की परियोजनाएं चली, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चले, जैसे कि बांध बनाने का प्रोजेक्ट, ठीक है। अब बांध बनाने के प्रोजेक्ट के लिए बहुत आसपास का बड़ा इलाका खाली करवाना पड़ता है, तो ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। कहीं पर मान लीजिए स्टिल, जैसे आप लोगों ने कक्षा 12 में ही स्वतंत्र भारत की राजनीति किताब में नियोजित विकास की राजनीति वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें अपन ने उड़ीसा का एक उदाहरण पढ़ा था। क्या हुआ, वहां के आदिवासी समुदायों को स्थान छोड़ना पड़ा। तो ये जो बड़े बड़े विकास परियोजनाएं हुई हैं, इन विकास परियोजनाओं के लिए, इस विकास, देश के विकास के लिए एक बड़ी कीमत इन समुदायों को चुकानी पड़ती है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि देश के विकास में किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष समुदाय का योगदान नहीं, सभी का योगदान है। सभी का था, सभी का है, और हम सभी को ही इसमें योगदान देना है, हम सभी को इसमें कंट्रीब्यूशन देना है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तो जितनी बड़ी विकास परियोजनाएं हुई हैं, अब उन विकास परियोजनाओं के कारण इन लोगों को विस्थापित होना पड़ा, अपने घर, अपनी आजीविका सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा है।
दरअसल इन लोगों ने विकास के लिए बड़ी कीमत चुकाई है, तो विकास के लिए इन्होंने बहुत कुछ अपना त्याग दिया है। मूलवासी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। मूलवासी समुदाय के जो अधिकारों के जब मुद्दे हैं तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे। उपेक्षित का मतलब एक प्रकार से इग्नोर रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया गया, परंतु अब विश्व राजनीति में इन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और इन पर ध्यान दिया जा रहा है। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभव और सरकारों को एक शक्ल मिली। तो 1970 के दशक में देखें तो विश्व के जो विभिन्न भागों में जो मूलवासी समुदाय रह रहे हैं उनके नेताओं के बीच में संपर्क बढ़ा और साझे अनुभव और सरोकारों को एक शक्ल मिली। साझे अनुभव मतलब हमारे एक जैसे एक्सपीरियंसेस हैं, सरोकार हमारी एक जैसी चिंताएं, एक जैसे उद्देश्य हैं, एक जैसे लक्ष्य हैं, तो उनको एक पूरा रूप मिल जाता है। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल का गठन हुआ। तो 1975 में क्या बनता है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल। जो इंडिजिनियस पीपल है, जो मूलवासी लोग हैं, उनके लिए क्या बनाते हैं? संगठन बनाते हैं वर्ल्ड काउंसिल। काउंसिल मतलब एक काउंसिल शब्द का अर्थ बता रहा हूं आपको, मतलब लोगों का समूह जो एडवाइस देने वाला हो, काउंसिल उसको कहा जाता है। जैसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा करते हैं ना, मंत्रिपरिषद, तो वो है। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा मिल गया। तो सब संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा मिल गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको क्या दर्जा दिया गया है? परामर्शदायी परिषद। परामर्शदायी परिषद मतलब आप परामर्श दोगे, आप एडवाइस दोगे संयुक्त राष्ट्र संघ को कि भैया हमें क्या करना चाहिए, मतलब मूलवासी अधिकारों के मुद्दों को उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज भारत की सरकार है, भारत के संविधान में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जो है उसके लिए एक आयोग बना रखा है, शेड्यूल ट्राइब्स जो है उसके लिए एक आयोग बना रखा है, ओबीसी के लिए आयोग बना रखा है, महिलाओं के लिए आयोग बना रखा है। ये आयोग क्यों बना रखे हैं भैया? ये आयोग इसलिए बना रखे हैं कि देश में इन समुदायों के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, किसी प्रकार की कोई हिंसा की घटनाएं होती हैं, किसी भी प्रकार का अमानवीयता वाला व्यवहार होता है, उस पर आप लोग डील करो कि भैया वो चेंजेस हो, सुधार हो। और अगर कोई भी अगर आपको सुधार सुझाना है, आप सरकार को बताओ। तो सरकार के लिए ये सारे आयोग क्या है? एक प्रकार से परामर्शदायी है, सरकार को परामर्श देंगे कि सर हमारा जो समुदाय है जिसके लिए ये आयोग काम कर रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो सर बड़ी दुख की बात है, अमानवीय घटना है। तो सरकार पूछेगी बिल्कुल गलत है, तो बहुत सही बात कह रहे हैं आप, तो क्या करना चाहिए? तो सर हमारा ये सजेशन है कि ऐसा काम होना चाहिए। अच्छा ठीक है। जैसे मैं अब आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, महिलाओं की लंबे समय से ये बहुत बड़ी मांग थी कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण उनको दिया जाए, रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाए। तो अब वो डिमांड उठी, बार बार उठी, तो इस बार लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुकी है और वो कानून बन चुका है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल को तो यह दर्जा मिला ही है परामर्शदायी का, उसके साथ साथ ऐसे 10 और संगठन हैं जो आदिवासियों की बात करते हैं, उनको भी परामर्शदायी परिषद का दर्जा मिला हुआ है। ये समुदाय की तस्वीर, ओके। और ये है आप लोगों के कोर्सेज की तस्वीर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, कक्षा 12 भूगोल का, ठीक है। और ये कोर्सेज बिल्कुल नाम मात्र फीस पे आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, क्लासेस की पीडीएफ होगी, मॉडल पेपर कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। और इसके लिए आप इन 2 नंबर पर कॉल करिए और टीम को बोलिए कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, ओके। और ये है एप्लीकेशन आपका लर्निंग आर्ट्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एशिया आर्ट्स को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नई जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।